हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आपसे के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं एंड ये जो डिस्कशन रहेगा पीजीआई चंडीगढ़ के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023 के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो हम इस वीडियो में जो डिस्कशन करेंगे वो पीजीआई चंडीगढ़ का जो बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम है 2023 का, तो उसका जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपको प्रिपरेशन जो है वो कैसे करनी है। तो अभी जो है आप मानकर चल सकते हो आज 11th ऑफ जुलाई है और 4th ऑफ अगस्त को जो है यहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप मान के चल सकते हो कि आपके पास 20 डेज का टाइम रह चुका है। तो 20 डेज को किस तरीके से यूटिलाइज आप लोग कर सकते हो सो दैट कि आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पर पीजीआई चंडीगढ़ का जो एंट्रेंस एग्जाम है ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो कंपटीशन काफी टफ है क्योंकि यहाँ पर सीट्स का नंबर जो है वो काफी कम है। तो यहाँ पर अगर आपको सीट लेनी है तो इसका मतलब है कि आपको मेहनत जो है ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अभी तक अगर आप अपने तरीके से अच्छे से मेहनत करते आ रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होने वाली। ठीक है, तो अब मान लो कि किसी कैंडिडेट ने अपना नीट वगैरह का एग्जाम दिया, उसके लिए प्रिपरेशन की थी, या एम्स का एग्जाम दिया है, तो क्या है कि आपका पीसी भी अच्छा है लेकिन उसके साथ साथ कुछ एडिशनल चीजें जो आपको करनी है वो अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 अगस्त को यहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है और एडमिट कार्ड जो है वो आप मान के चल सकते हो लगभग 26 के आसपास कहीं ना कहीं आ जाएगा, 26 जुलाई के आसपास। तो जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद जो भी काउंसलिंग वगैरह का प्रोसेस होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं पहले सीट के नंबर के ऊपर। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स में टोटल जो सीट्स हैं यहाँ पर वो है आपकी 93, जिसमें से 47 जनरल की हैं, एससी कैटेगरी के लिए 14 सीट्स हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 7 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 25 हैं और पीडब्ल्यूबीडी यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनकी 5 सीट्स यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं कि भाई जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वाली चीज है वो यहाँ पर अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, देख लेता हूं, पता नहीं इसमें कहीं लिखा है नहीं लिखा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो देखो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है उसी के ऊपर बना होना चाहिए, अदरवाइज ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि पीजीआई चंडीगढ़ एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, वो किसी स्टेट के अंदर नहीं आता है। उसको जो रन कर रहा है या जो उसके ऊपर कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो वहां पर जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका वही चलेगा जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के लिए वैलिड होगा, जैसे एम्स में ये कंडीशंस रखी गई है। तो खासकर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए ये बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी का सर्टिफिकेट स्टेट वगैरह का बना हुआ है तो प्लीज उसे एक बार देख लेना, बाकी एक बार इसको सही से पढ़ लेना। इसमें डेट वगैरह भी पता नहीं मेंशन की है या नहीं की है। हाँ, ये लिखा है द ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन ईएमआर फॉर ओबीसी कैटेगरी शैल नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है कि आपके ओबीसी कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट है वो आपका जो वैलिड है वो 1 साल तक का ही रहेगा। जो आपकी लास्ट डेट थी एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका क्लोज हुआ है 30 जून को, तो 1 साल यानी कि 30 जून 2022 से लेके 30 जून 2023 के बीच का ही आपका होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद है ठीक है, ये सब छोड़ते हैं, अब चलते हैं आगे। अब सिलेक्शन प्रोसेस में ये सीबीटी एग्जाम के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन मोड में यहाँ पर आपका एग्जाम होगा। जैसे अगर आपने एम्स का एग्जाम दिया था बीएससी नर्सिंग के लिए, तो उसी तरीके से सीबीटी मोड में यहाँ पर आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब यहाँ लिखा है कि एंट्रेंस एग्जाम जो है 4th ऑफ अगस्त को होगा और सिर्फ 1.5 घंटे का यहाँ पर एग्जाम रहेगा, 90 मिनट्स का। ठीक है, तो टाइम यहाँ पर कम है, आपको यूटिलाइज उसको काफी अच्छे से करना है। तो 90 मिनट्स का यहाँ पर टाइम रहने वाला है और एग्जाम जो है सुबह 9 बजे से लेके सुबह के 10:30 बजे तक ही रहने वाला है। ठीक है, तो सुबह के 9 बजे अगर एग्जाम है, इसका मतलब है कि आपको एग्जाम सेंटर कम से कम जो है 8 बजे तक पहुंचना ही पड़ेगा। कम से कम 1 घंटे पहले आपको पहुंच जाना चाहिए क्योंकि 8:30 तक आई थिंक गेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह होती हैं वो होती हैं, तो 8 बजे तक आपको किसी भी हाल में अपने एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है। ठीक है, तो जैसे ही एडमिट कार्ड आता है आप अपनी सारी प्लानिंग वगैरह कर लेना। और जैसे 4 को एग्जाम है और आपको लगता है कि आपके सिटी से आपको बाहर जाना पड़ रहा है,
तो आप कोशिश यही करना कि 3 की रात तक आप किसी भी तरीके से पहुंच जाओ, भले आपको 3 की रात को कहीं होटल वगैरह में स्टे करना पड़े, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। क्योंकि 4 की मॉर्निंग में अगर आप पहुंचते हो उसके बाद आप एग्ज़ाम देने डायरेक्टली जाते हो तो वो काम थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि अभी इस टाइम पे थोड़ा वेदर भी आपको पता है काफ़ी ख़राब चल रहा है, तो कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उस चीज़ को देख लेना। अब यहाँ ये एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह थे। अब उसके बाद चलते हम एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर। तो ये रहा आपका बीएससी नर्सिंग 4 ईयर्स के लिए जो मतलब एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके का रहेगा। तो केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चंस रहेंगे 25 मार्क्स, फिजिक्स से 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, बायोलॉजी से 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स। उसके बाद इंग्लिश जो है वो 15 मार्क्स 15 क्वेश्चन, और जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स जो है वो 10 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो देखो पीसीबी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसमें तो आपको पता ही है कि भाई 11th और 12th का आना है। ठीक है, तो 12th का जो सिलेबस है उस पर ज्यादा फोकस करना इन कंपैरिजन टू 11th वाला। ठीक है, क्योंकि 12th से अभी भी देखा गया है एम्स में भी मान लो या फिर कोई और भी जो बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम हुए थे, तो उसमें जैसे सिलेबस जो है वो ज्यादातर 12th का ही पूछा जा रहा है। तो अभी अगर आपने 12th को जरा सा भी टच नहीं करा या रिवीजन नहीं करा, तो 12th को पहले रिवाइज करो, उसके बाद 11th का सिलेबस को रिवाइज करना। ठीक है, तो 12th का चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, तीनों ही पहले आप 12th का करो, उसके बाद आप 11th के सिलेबस के ऊपर जाना। ठीक है, क्योंकि आप मान के चल सकते हो कि जैसे 75 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, तो 75 में से आपको 50 क्वेश्चन तक जो है वो 12th के सिलेबस में से दिख सकते हैं। बाकी जो 25 से 30 क्वेश्चन है वो आपके 11th के सिलेबस से रहेंगे। ठीक है, ये मेरा एक अप्रोक्सीमेशन है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, बट प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए उनके बेसिस पर मैं आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो 12th का सिलेबस पे ज्यादा फोकस रखो और कोशिश करो एनसीईआरटी से स्टिक रहो, और जो सब्जेक्ट आपका ज्यादा स्ट्रांग है उस पर ज्यादा फोकस रखो, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि किसी चीज को नए स्तर से शुरू किया जाए और उसके ऊपर काम किया जाए, क्योंकि 20 दिन का टाइम रह गया है। जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो, जो चैप्टर आपको लगता है कि मैंने पढ़ रखे हैं उनको रिवाइज नहीं करा या वो थोड़े से वीक है मेरे, उसके कॉन्सेप्ट मेरे थोड़े से क्लियर नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत पढ़ने पर हो जाएगा, तो उन चैप्टर्स को आपको पहले करना चाहिए। और बाकी नए चैप्टर्स अभी टच करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ, ऐसे अगर कोई चैप्टर है लाइक जैसे बायो वगैरह में हो गए तो उनको आप पढ़ सकते हो, लेकिन फिजिक्स वगैरह में ट्राई मत करना ये चीज। ठीक है, तो फिर वो सब आपको नहीं करना चाहिए। लाइक फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हो गए, अगर आपको लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा ज्यादा और मेरे को टफ लगता है तो उसको टच मत करो। बाकी जो कर रखा है एक बार अच्छे से या रिवीजन करना उसका, तो उस पर ज्यादा फोकस करो। तो पीसीबी तो देखो आपके कंट्रोल में है, 11th एंड 12th ये जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। अब देखो आखिरी के 20 दिन रह गए, तो आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी चाहिए। देखो सबसे अच्छी बात पीजीआई चंडीगढ़ की देखो ये है कि पीजीआई चंडीगढ़ को इस साल एनआईआरएफ मेडिकल रैंकिंग नंबर 2 मिला है। एम्स दिल्ली के बाद रैंकिंग में जो है 2nd नंबर पे यही वाला इंस्टीट्यूट आ रहा है। तो देखो वैल्यू तो बहुत अच्छी है, इसलिए कंपटीशन भी काफी ज्यादा, इसलिए आपको मेहनत भी काफी ज्यादा करनी पड़ेगी। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर जो है वो सोचो आपका एम्स से भी कम है। मतलब एम्स में लगभग जो है वो आपका 5,000 के आसपास है पूरे 4 साल का। ठीक है, और इसमें लगभग जो है 3,500 के आसपास आई थिंक। ठीक है, 850 रुपीज आई थिंक फीस है, वो पता नहीं 4 साल की है या 1 साल की है, आई डोंट नो, लेकिन फिर भी अगर 4 साल की होती तो लगभग 3,500 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो फीस स्ट्रक्चर काफी कम है। तो देखो कोई अच्छी चीज चाहिए, और अगर आपको लगता है कि मुझे फाइनेंशियल प्रेशर नहीं डालना अपने घर वालों के ऊपर और मुझे अच्छे कॉलेज में भी पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको आखिरी के 20 दिन बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने होंगे। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पर 25 मार्क्स जो अलग से हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो 75% आपको पता है कि पीसीबी है, लेकिन 25% जो है वो आपका नॉन टेक्निकल सिलेबस है, जिसमें आपका जीके और इंग्लिश पूछा जाएगा। क्लियर है? तो देखो इंग्लिश ये है कि जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं या आईसीएसई बोर्ड वाले हैं तो उनके लिए इंग्लिश के क्वेश्चंस करना फिर भी थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन मजा तब आएगा जब इंग्लिश के क्वेश्चंस टफ आएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर जिसने इंग्लिश थोड़ा अलग से पढ़ रखा होगा साइड बाय साइड तो वो उन क्वेश्चंस को कर पाएगा, अदरवाइज बाकी स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे। और देखो यहाँ पर 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं इंग्लिश के, तो इसको प्लीज हल्के में मत लेना। और मेरा कहना यही है कि ये जो इंग्लिश और जीके है इस पर भी थोड़ा सा फोकस कर लो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है इस 25 नंबर के ऊपर फोकस नहीं करने वाले।
वो करेंगे सिर्फ 75 के ऊपर, और आपको ये बात पता है कि वो 75 में से आप कितने ही ले आओगे। मैक्स टू मैक्स अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हो तो मेरे हिसाब से 40 से 50 के बीच में आप लेकर आ पाओगे। ठीक है, इतना सारा सिलेबस है 11-12 का, तो इतने कम टाइम में इतना सारा रिवाइज करना, उसको अच्छे से याद रखना, ठीक है, फिर वहां पर टाइम मैनेजमेंट करना, तो ये सारी चीजें काफी टफ है। इसलिए ये जो बाकी का 25% सिलेबस है जिसमें आपका इंग्लिश और जीके है, इसको प्लीज मत छोड़ना। ठीक है, तो अभी 20 दिन है, अभी 20 दिन में आपको करना क्या है सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये आपके ग्रामर के ही क्वेश्चंस होंगे, और हो सकता है कि कंप्रहेंशन वगैरह आ जाए। कंप्रहेंशन का मतलब लाइक पैसेज वगैरह जो होते हैं, तो पैसेज के बेसिस पे क्वेश्चंस या फिर क्लोज टेस्ट आ सकता है। ठीक है, क्लोज टेस्ट बेसिकली क्या होता है कि आपके एक पैराग्राफ होगा, उसमें बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे जिसमें प्रीपोजिशंस वगैरह फिल आपको करने होते हैं, और वही आपका क्लोज टेस्ट होता है। ठीक है, तो देखो इंग्लिश और जीके बेसिकली रोज अगर आप इसको 2 घंटा भी दे दो अभी आखिरी के 20 दिन में, तो आपका ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको करना क्या, फोकस करना है ग्रामर के ऊपर, ग्रामर सेक्शन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि 15 क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि कंप्रहेंशन मुश्किल ही पूछा जाएगा, क्योंकि कंप्रहेंशन अगर किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो फिर 5 क्वेश्चंस मिनिमम उसमें देने ही पड़ते हैं। अगर वो 5 नंबर फिर कंप्रहेंशन में दे देंगे तो फिर बाकी में क्या देंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि कंप्रहेंशन ना पूछा जाए, उसके चांसेस कम है। अगर आता भी है तो इजी ही होगा, इतना ज्यादा कुछ टफ नहीं पूछा जाएगा। तो आपका मेन फोकस इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन के ऊपर होना चाहिए। ग्रामर का मतलब है लाइक आपको टेंसेस आने चाहिए, ठीक है, वॉइस आने चाहिए, यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस उसमें आ सकता है। ये अगर एक्टिव वॉइस है तो इसको पैसिव में चेंज करने पर क्या आएगा। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। स्पेलिंग टेस्ट हो सकता है। स्पेलिंग टेस्ट का मतलब है कि 4 स्पेलिंग्स लिखी होंगी, 4 ऑप्शंस में आपको बतानी होगी कि उसमें सही वाली स्पेलिंग कौन सी है किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड की। ठीक है, मान लो अगर कोई वर्ड है लाइक मेडिटेरेनियन, कोई वर्ड है मेडिटेरेनियन सी जैसे है, तो मेडिटेरेनियन की 4 स्पेलिंग लिखी होंगी, किसी में डबल आर होगा, किसी में डबल टी होगा, किसी में सिंगल टी होगा, किसी में सिंगल आर होगा, तो उसमें से आपको बताना होगा कि कौन सी सही स्पेलिंग है। ठीक है, तो ये है, और बाकी क्या बोलते हैं, ये सब चीजें हो गई। और फिर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, मतलब कोई सेंटेंस होगा उसमें किसी वर्ड को अंडरलाइन कर देंगे और वो वर्ड को पूछेंगे कि ये वर्ड यहाँ पर किस तरीके से यूज हुआ है, कि ये नाउन की तरह यूज हुआ है, प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या चीज है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। बाकी टेंसेज हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया। ठीक है, और बाकी वही सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में मतलब जो भी चीजें हैं लाइक प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल्स आपको आने चाहिए, डिटर्मिनर्स हो गए, ठीक है, और कंजंक्शंस हो गए, ये सब चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब ये किसी भी यूट्यूब चैनल वगैरह से देख लो, जहां से भी आपको करना है, वो आपके विषय, लेकिन मैंने आपको बता दिया आपको ग्रामर सेक्शन पे ही फोकस करना है। बाकी देखो, अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो है मतलब मैं एक वीडियो का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं, तो वहां से जाके वो देख लेना कि इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है examveda.com करके। ठीक है, लेकिन उसमें उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस कैसे सर्च करने होते हैं वो मैंने उस वीडियो में क्लियरली बताया हुआ है। ठीक है, तो वो वीडियो एक बार जरूर जाकर देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, बहुत ज्यादा हेल्प होगी अगर ये लास्ट के 20 दिन में आप उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो। लाइक आपको कुछ करना नहीं है, बस टॉपिक वाइज मोबाइल में क्वेश्चंस ओपन करने हैं और आधा 1 घंटा रोज कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं। अगर 20-30 क्वेश्चंस भी रोज एक टॉपिक से प्रैक्टिस करते जाओगे तो काफी ज्यादा यहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी। अब ये तो रही बात इंग्लिश की, इसके बाद बात करते हैं जीके एंड करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो देखो इन्होंने जीके एंड करंट अफेयर्स लिखा है, तो इसका मतलब आप मान के चलो कि 10 में से 7 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के रहेंगे लगभग, और बाकी 2 या 3 स्टैटिक के ऊपर आ सकते हैं, या फिर उसमें आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। जैसे एम्स में अभी जो पूछा गया था जीके वाला क्वेश्चन, तो एम्स में भी जीके के क्वेश्चंस आए थे, 10 क्वेश्चंस आए थे, और उस 10 क्वेश्चंस में से 4 जो क्वेश्चंस थे वो एप्टीट्यूड के थे, लाइक रीजनिंग के कि ये सीरीज कंप्लीट करो, या लॉजिकल रीजनिंग वाला जो भी था। ठीक है, या एनोलॉजी के क्वेश्चन थे, जैसे मान लो कि स्टेथोस्कोप इज टू डॉक्टर। ठीक है,
तो स्क्रू ड्राइवर इज टू क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो लॉजिकल रीजनिंग है, उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो जितना आपने अपनी अभी तक अपने लाइफ में सब कुछ देखा है उसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो सारी चीजें कर लोगे। मेन जो पार्ट है वो है करंट अफेयर्स वाला, ठीक है, जिसके मुझे लगता है कि 5 to 7 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। बाकी 3 से 4 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड के रह सकते हैं या फिर कुछ स्टैटिक बेस्ड रह सकते हैं, ठीक है। तो वो जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है वो मैंने एम्स वालों के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई थी, चाहो तो वो जाकर देख लेना। पार्ट वाइज मैंने करवाए हुए हैं, तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करवाए थे। और जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, मतलब सोचो कि 10 में से 4 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के उन वीडियो से आए हुए थे, ठीक है। लाइक उसमें शायद एक क्वेश्चन आया था, क्या बोलते हैं कि फीफा जो हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप, उसमें मतलब क्या बोलते हैं बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसे मिला, ये सब चीजें पूछी गई थी। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने जो है करंट अफेयर्स वाले वीडियोस में करवाए थे। तो उस करंट अफेयर्स वाले जो मतलब जो जीके की प्लेलिस्ट है उसका लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से जाके देख लेना। तो उसमें आई थिंक 8 या 9 पार्ट्स होंगे, आई थिंक 20-25 मिनट का कोई एक पार्ट होगा। तो उसको चाहो तो 2x स्पीड पर करके देख लेना। बाकी वो जो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है उसमें जो जीके क्वेश्चंस हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लाइक अलग अलग पार्ट में मैंने अलग अलग चीजें करवाई हैं। कुछ में मैंने करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हैं, कुछ में मैंने स्टैटिक वाले करवाए हैं। स्टैटिक का मतलब है लाइक कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे कब मनाया जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो वो भी कर लेना अगर आपसे हो पाए। लेकिन करंट अफेयर्स की उसमें से एक भी वीडियो स्किप मत करना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसको देख लोगे तो पक्का आपसे जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस वहां होंगे, आपको वहां पर उन वीडियो से क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे एम्स वालों को मिले थे, एम्स में जो है करंट अफेयर्स के 4 क्वेश्चंस आए थे और वो चारों क्वेश्चंस मैंने उन वीडियोस में कवर किए थे, ठीक है। तो वो एक बार जो है आप प्लेलिस्ट जरूर कवर कर लेना। और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें वो भी मैंने करवाए, लाइक इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हो गई, ठीक है। और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब मैंने उसमें करवाई हैं। तो जीके के लिए बस उतना कर लो, काफी है। बाकी मुझे लगेगा अभी बीच में और कोई अगर करंट अफेयर अभी जो भी चल रहे हैं तो और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, वो एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। तो बस अभी इतना ही करना है। और बाकी अपना पीसीबी रिवीजन पे जितना ज्यादा फोकस रख सकते हो उतना रखो, ठीक है। बस इतना ही करो और बस मेहनत आपको अच्छे से करनी पड़ेगी क्योंकि लास्ट के 20 दिन यहाँ पर रह चुके हैं, ठीक है। और कंपटीशन देखो टफ है, तो मेहनत करनी अच्छे से होगी। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। मेरे को जितना डिस्कस करना था, जितनी टिप्स देनी थी मैंने यहाँ पर दे दी हैं। तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट मैं इससे रिलेटेड और कोई अपडेट दूंगा आपको या वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।